ओके, तो मेथड सीखने से पहले सॉल्यूशन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन को निकालना कैसे, इसके हमारे पास मेथड्स है। लेकिन उन मेथड को सीखने से पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर कौन कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, होंगे तो कितने होंगे, है ना, और किन किन ना मतलब कंडीशन में हम जो मेथड सीख रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कुछ लिखा है समझाने के लिए, पहले मैं समझाऊं कि मैंने क्या लिखा है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, साइमल्टेनियस पेयर्स ऑफ दो इक्वेशंस होंगे, तो मैंने इसको जनरलाइज्ड फॉर्म मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि कैसे ना किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वल टू के बाद हमेशा रखते हैं 0, ठीक है, अल्फाबेट हमेशा ऊपर चाहिए, है ना, x के साथ कोई ना कोई नंबर गुना में लगा होगा, ठीक है, उसको a1 कह रहे हैं, y के साथ कोई नंबर गुना में लगा होगा उसको b1 कह रहे हैं, और कोई अकेला नंबर होगा उसको c1 कह रहे हैं। ठीक वैसे ही x के साथ यहाँ भी कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको a2 कह रहे हैं, y के साथ कोई नंबर लगा होगा उसको b2 कह रहे हैं, इनटू में और कोई अकेला नंबर होगा c2, है ना, कांस्टेंट नंबर। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हमने एक, है ना, मार्क किया है। ऐसा ही तो हमारा इक्वेशन दिखेगा, है ना, सॉल्व होने के बाद, सिंपलीफाई होने के बाद हमारा इक्वेशन ऐसा ही दिखना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट कि इक्वेशन को कैसे भी घुमा फिरा के लिखा गया हो, आपको जनरलाइज कर लेना है ताकि आसानी हो सॉल्व करने में, ठीक है। बिना जनरलाइज के भी सॉल्व किया जा सकता है, बट ऐसे कभी गलतियां नहीं होती हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को जनरलाइज कर लो। जनरलाइज का मतलब इक्वल टू के बाद 0 लेके आओ और वेरिएबल ऊपर रख लो, बस इतना काम है। इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए और वेरिएबल आपका हमेशा, है ना, न्यूमरेटर में होना चाहिए। हो गया जनरलाइज। जनरलाइज करते ही आपको x के साथ, है ना, कोफिशिएंट, क्योंकि पेयर में है तो दो कोफिशिएंट दिखेगा, एक पहले वाले इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एक दूसरे वाले में मल्टीप्लाइड होगा, a1 a2 मैंने बोल रखा है। वैसे ही y के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, b1 b2 मैंने बोल रखा है, और वैसे ही दो कांस्टेंट में c1 c2। क्या करेंगे, उन सभी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो निकाल के और हम उनके बीच में कुछ रिलेशन को देखेंगे, क्या वो सभी आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप रेशियो निकालोगे, इन तीन में से कोई एक कंडीशन आपको दिखेगा, सेटिस्फाई होगा, तीन ही में से कोई एक दिखेगा। या तो ऐसा होगा कि रेशियोज आपस में बराबर नहीं होंगे, ये रेशियो कुछ आया, ये रेशियो कुछ आया और ये रेशियो कुछ आया, कोई बराबर नहीं है आपस में। या तो ऐसा होगा कि तीनों का तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट्स का रेशियो सब आपस में हो जाए बराबर। या तो ऐसा हो कि x के कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है लेकिन कांस्टेंट का रेशियो कुछ और हो गया, ठीक है। इन तीन में से कोई एक मिलेगा। अगर ये मिला, है ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये मिला तो सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर ये मिला सॉल्यूशन क्या होगा, वो मैंने लिखा है। अगर ऐसा होता है, फर्स्ट कंडीशन अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब उस इक्वेशन को जो भी पेयर में, जो भी जोड़ा में दे रखा है, उसके पास एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे, उसके पास एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होंगे। इसको बोलता है लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं, ऐसे पेयर्स जिसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के रेशियो इसको फॉलो करते हैं। उन पेयर्स को अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करने जाओगे, तो आपको एक और केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक ही x का वैल्यू और एक ही y का वैल्यू ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला सेकंड वाला फॉलो कर गया, तो जब सब आ गए बराबर आपस में, तो इस केस में होते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जितना मर्जी उतना निकाल लो, इनफिनाइट है। ठीक वैसे ही जो जैसे से पहले वीडियो में बताया कि अगर एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल में लीनियर है, तो किसी एक को मानते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली निकलता चला जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। दो पेयर है, दो इक्वेशंस है, लेकिन किसी एक को तुम पकड़ लो, आप किसी एक को पकड़ के, है ना, वैसे ही एक को मानो, दूसरा निकलता चला जाएगा, और जो भी वहां से एक्स वाई निकलेगा वो दूसरे वाले को भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे वाले में इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर ये वाला थर्ड वाला फॉलो कर रहा है, अगर आपका रेशियो, है ना, थर्ड वाला फॉलो कर रहा है, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू होगा ही नहीं, है ना, कितना भी सॉल्व कर लो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब इस केस में क्या होगा, अगर एक को सॉल्व करोगे तो एक के लिए जो आएगा वो दूसरे के सेटिस्फाई नहीं होगा, दूसरे के लिए जो होगा वो पहले के सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब दोनों के लिए कंबाइंड सोल्यूशन कभी भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं, चाहे एक हो, यूनिक हो, चाहे इनफिनाइट हो,
चाहे एक से अधिक हो, है ना। अगर सॉल्यूशन है तो उनको कंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट पेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, है ना, मतलब एमसीक्यू में आ जाता है ना, मतलब कि लिखना होता है कि द पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, और चार ऑप्शन में हो जाए कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक है, वगैरह वगैरह सब बोल दिया जाता है। तो जिनके भी सॉल्यूशन होते हैं, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, वो कंसिस्टेंट पेयर कहलाते हैं। उसमें भी जिनके केवल एक और एक ही होंगे उसको इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या कहा जाता है ना, उसको इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। और जिनके इनफिनाइट होते हैं उसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करा किसी को दूसरा निकलेगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है। और जिसके सॉल्यूशन होते ही नहीं है उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है पेयर। वैसे इक्वेशंस जो होंगे पेयर में वो इनकंसिस्टेंट होंगे, उनके पास कोई सॉल्यूशन है ना, साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस नहीं होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब जो पहले को फॉलो करे वही दूसरे को भी फॉलो करे, नहीं होगा उनके पास। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कभी कभी एग्जाम में दो इक्वेशन तो दिया जाएगा, दो इक्वेशन देके जैसे पूछा जाएगा आपसे, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + 3y = 5, है ना, और लिखा -3x + 2y = 7। बोला बताइए इस इक्वेशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, एक होगा, इनफिनाइट होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो कौन सा कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ग्राफ कैसा, अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा ये, ठीक है। इन तीनों ही टाइप क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको जनरलाइज करो, ठीक है। जनरलाइज करो क्या हो जाएगा, ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इधर =0 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = में 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 दिख रहा होगा, सबका रेशियो निकाल लो। 2/-3 a1/a2, b1/b2 3/2 सिंबल के साथ रखना है, और c1/c2 -5/-7। अब देखो तो इन तीनों में क्या कोई समानता है, क्या सब बराबर आपस में, तो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों में से कोई बराबर नहीं है आपस में, मतलब इसको फॉलो कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पहला क्वेश्चन का जवाब, इसके पास केवल एक और एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहला आंसर। दूसरा, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट में होगा, कौन सा, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, एक है ना तो कंसिस्टेंट, उसमें भी कौन सा, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा, अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आएगा, तो जब ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है। अब 1 मार्क्स में थोड़ी ग्राफ खींच जाएंगे, ठीक है, बस इसको देखेंगे और हम इसका आंसर करेंगे। तो ग्राफ कैसा होता है इसका, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, है ना। ऐसे प्लेन है, ये ऐसे ऐसे कट कर जाए, या फिर ऐसे ऐसे कहीं भी कट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कट करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को कट कर जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में ग्राफ कैसा आएगा, अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब एक लाइन का ग्राफ, मतलब एक इक्वेशन ग्राफ ये आया, और फिर दूसरे का भी इसी के ऊपर आ जाएगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी चला आएगा, है ना, किसमें, कोइंसिडेंट वाले में, ग्राफ कोइंसिडेंट जब ये फॉलो करेगा, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाले में ग्राफ हो जाएगा पैरेलल। मतलब अगर ये हुआ एक का ग्राफ, एक इक्वेशन का, दूसरे ग्राफ ठीक इसके पैरेलल निकल जाएगा, कभी मीट ही नहीं करेगा, तभी तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कितने होते हैं, और क्या नेचर होता है, हमने ये समझ लिया। अब इसके आगे वाले वीडियो में जो सीखने वाले हैं मेथड, वो मेथड 3 मेथड अभी सीखेंगे, लेकिन कोई भी मेथड हम किस वाले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा वैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए अप्लाई करेंगे जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक और केवल एक ही सॉल्यूशन हो, ठीक है। जो भी 3 मेथड सीखेंगे, तीनों के तीनों मेथड, है ना, हम उसी पे अप्लाई करेंगे जिसके पास एक और केवल एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके लिए तो टेंशन ही नहीं है, किसी एक को मानो दूसरा निकलता रह जाएगा, किसी दो इक्वेशन में से किसी एक को पकड़ा, उसमें एक वेरिएबल को माना, दूसरा निकलता रह जाएगा और वो दूसरे के लिए सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। इसके लिए सोचना ही नहीं है। इसमें सॉल्यूशन होते ही नहीं है, तो मेथड की बात ही नहीं उठती है। तो इसका मतलब जो भी मेथड सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम यूज करेंगे, है ना, वैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए जिनके पास एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और कुछ
ऐसे पता कर लेंगे हम निकाल के कि भाई वो है ना किस कंडीशन में फॉल कर रहा है। अगर इन दोनों में फॉल करेगा, इन दोनों में फॉल करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना, कि बोल देंगे भाई इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, इसके बोल देंगे इसके पास इट हैज, है ना, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, लिख देंगे, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे आ गया, है ना, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इसको यूनिक भी बोलते हैं, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।